बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आबनाए हुर्मज़ पर ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया और अमरीकी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी मीडिया का ये कहना है इसके नतीजे में उनको निशाना बनाया गया और अमरीका ने इसके जवाब में ईरान के किशम आइलैंड पर हमला किया, बंदर अब्बास पर भी हमला किया गया और ये झड़पें आबनाए हुर्मज़ पर जारी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का दावा है और अमरीका से ये बातें आ रही हैं कि ये एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं है। सीज फायर बरकरार है और ऑपरेशन फ्रीडम जो कि अमरीका की जानिब से ऐलान किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ कश्तियों को अमरीकी जहाज़ों ने स्कॉट करके उनको आबनाए हुर्मज़ से गुजरवाना था, उसको रोक दिया गया। और ये रोका किस वजह से गया है? क्योंकि बैकडोर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दें और फील्ड मार्शल के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम को पॉज कर दिया है। क्या ऑपरेशन फ्रीडम रिज्यूम होगा? इन दोनों के दरमियान बात की जा रही है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन पेजर जो है वो जारी हो जाएगा और अमेरिका के चाइना विजिट से पहले, सदर डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट से पहले ये जो है दोनों के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या देखते हैं आप अमेरिका की जानिब से कल जो हमले किए गए हैं वो किस तरफ सिग्नल करते आपको दिखाई दे रहे हैं? इससे कबल तो हम वन पेजर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे थे कि मुआहदे तक हम पहुंचने लगे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो पता नहीं कहाँ उन्होंने शायद ये आर्ट ऑफ द डील या जो कुछ भी है वो प्रेशर भी डालते हैं, बात भी करते हैं। एक ही दिन में 6 उनके मूड नज़र आते हैं। कई दफ़ा उसके पीछे स्टॉक मार्केट होती है, कई दफ़ा उसके पीछे ऑयल प्राइसेस होती हैं और अभी उनके सामने अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अपने सपोर्टर्स को भी उन्होंने सेटिस्फाई करना है, यह भी इम्प्रेशन देना है कि हम तो बड़े वी आर अ सुपर पावर, ईरान की क्या हैसियत है। अब वो सारी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है। ये जो आप मिसाइल की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, कुछ भी नहीं है। बल्कि किसी ने कहा कि यूएई फला फला चीज़ कह रहे हैं, उन्होंने उसको भी डिसमिस कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि देखना यह है कि जो अंदाज़ा तज्जिया बंदा जो कर सकता है वो ये है। एक तो खैर ये 15 तारीख को जा रहे हैं, इनकी मेरा ख्याल है ख्वाहिश होगी कि उससे पहले कुछ ना कुछ तो हो जाए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की और इनकी जो चाइना की सारी दुनिया के लिए मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। बदनसीबी है कि ईरान वॉर की वजह से सारे इशूज़ पसे पर्दा चले गए हैं। बहुत बड़ा इशू है दुनिया में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें अगर प्रोटोकॉल्स पे एग्रीमेंट ना हुआ अमेरिका का और ये चाइना का, तो आई डोंट नो वेयर इट विल लीड अस टू। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इमर्जिंग एज अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट और वो ख्याल ये था कि इनके दरमियान को बात होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी तो कुछ हालात बेहतर होंगे। फिर जो पहले सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दुनिया में था, जब यूएसएसआर वाज द अदर सुपर पावर, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन स्टॉक्स, मिसाइल कंट्रोल रजीम, सारा कुछ जो था किया गया था, वो कोलैप्स हो रहा है। अब उसका भी ख्याल था कि चाइना की विज़िट में नए आर्किटेक्चर का कुछ जिक्र होगा, लेकिन फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पसंदीदा मशगला है वो जिस पे चाहे जितने मर्जी टैरिफ्स उस पर आयत कर देते हैं, इस पर भी बात होगी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। लेकिन लग ये रहा है कि अगर इन्होंने ना ईरान का मामला हल किया, किसी न किसी को खाका बन जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, फ्रेमवर्क हो जाए, तो हाईजैक हो जाएगा इंटरनेशनल एजेंडा सारा का सारा जो है। फिर वो ईरान पे फोकस होगा। ये जो हरमोस में जो का इशू है, वैसे मेरा तो ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मफाद में इसलिए भी है कि जितने भी अब पोल्स आ रहे हैं उसमें क्लियर है कि मिड टर्म इलेक्शन को सामने रखते हुए उनको हर बंदा ये एडवाइस कर रहा है। डेमोक्रेट्स तो खैर है ही खिलाफ, नेचुरली रिपब्लिकन्स की भी जो लोग मागा मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इनको छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो आपने कहा था कि आप जंगों से अमेरिका को निकालेंगे, आप तो हमें जंगों में फंसा रहे हैं।
तो ये एक तरफ तो नोबेल प्राइज हासिल करना चाहते हैं कि मैं पीस प्रेसिडेंट हूँ, दूसरी तरफ क्योंकि अब जाके फंस गए हैं, इसराइल ने इनको फंसा दिया है, मोसाद ने इन्हें फंसा दिया है वहाँ जाके। हालांकि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल एक एक मिनट की रिपोर्ट आ गई है किस तरह इनको फंसाया गया। वो जो नेतन्याहू आए, किस तरह उनके मोसाद के चीफ ने ब्रीफिंग दी, किस तरह अमेरिकन इंटेलिजेंस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वार्न किया कि ये सब गलत ब्रीफिंग है, इंडिया ईरान में कोई ऐसी रजीम चेंज नहीं आएगी जिस तरह के मोसाद कह रहा है। लेकिन बहरहाल वो तो किस्सा है पारीना हो गया। लेकिन अब मसला ये है कि आप इसमें सवाल जो मिसाइल एक्सचेंज है ये पॉस्चरिंग है बहुत हद तक। जी खुर्शीद साहब, इसमें सवाल ये कि राइट नाउ अब चाइना विजिट से पहले हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जाहिर बात है कि चाइना विजिट जब होगा तो सबसे बड़ा एजेंडा आबनाए हुर्मुज़ बन जाएगा, और फिर ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में क्या यूएस प्रेसिडेंट इस खत्ते में आएंगे, एशिया की तरफ रुख करेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम जो वन पेजर अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम देखते हैं कि प्रेशर और पोस्टरिंग जिसकी आप बात करते हैं, तो क्या ये किस हद तक मुफीद साबित होगा, इससे पहले हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब 90% चांसेस आर देयर कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और 10% हम ये कहें कि नहीं, ये दोनों जब मिलेंगे तब भी जंग डिस्कस हो रही होगी। देखिए बात कुछ और है, बात यूं है क्या हमारा रोल ठीक है या नहीं। हिस्ट्री विल जज कि हमारा रोल ऑनरेबल भी है और हमारे मुल्क के मफाद में भी है। ऑनरेबल इसलिए है कि सारी दुनिया इस वक्त यहाँ अपना हुर्मुज़ के मसले को हल करना चाह रही है। सारी दुनिया का की जो इकॉनमी है दाव पे लग गई है, गुर्बत सारी दुनिया में बढ़ रही है बशमूल पाकिस्तान। तो हमारे तो मफाद में हम ये कर रहे हैं। नंबर 2, ये जो शिया सुन्नी वाली कहानी का कोशिश होगी कि इसराइल की कोशिश थी कि ये छेड़ दी जाए और मुसलमान आपस में लड़ मरे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो आप ये पाकिस्तान की पोजीशन मुनफरिद है। हमारे यहाँ चाहे कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, किसी प्रोफेशन में है, फ़ौज में है, बिज़नेस में है, हमारा शिया सुन्नी वाला वो मसला नहीं है। यहाँ हर जगह पे शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, ये ना सऊदी अरब है और ना ईरान है। तो इसलिए हमारे लिए अपनी नेशनल जो कोहेजन है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इसमें एक्टिव रोल लें करें। कोई तो वजह है, मैं भी ये रोल अदा करता रहा अपने दौर में जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, तो मैंने तो किताब में भी इसका जिक्र किया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ये पोजीशन ये कर सकता है, क्योंकि हमने ये रोल माजी में किया है। 1981 में हमारे वाशिंगटन में हम ईरान के इंटरेस्ट वॉच कर रहे थे जब इनके आपस में ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। तो पॉइंट ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, फिर सऊदी अरब से हमारा डिफेंस रिलेशनशिप है। हम नहीं चाहते सऊदी अरब और ईरान के दरमियान को खटपट हो जाए या गल्फ़ के दरमियान ईरान के दरमियान को खटपट हो जाए। तो हम जो काम कर रहे हैं इट्स नॉट ओनली ऑनरेबल बट इट इज़ इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। अब आप पूछ रहे हैं कि चांसेस कितने हैं। चांसेस का तो आपको ग्राउंड रियलिटी देख के अंदाज़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ। मैं तो आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि जितनी इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि अमेरिकन पब्लिक ये कह रही है कि इट इज़ नॉट आवर वॉर, ये इसराइल की वॉर है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इसराइल इस तरह बुरी तरह से अमेरिका में लताड़ा जा रहा है कि नॉट ओनली के अमेरिकन पब्लिक ख़िलाफ़ हो रही है, जो कि इसराइल का ट्रम्प कार्ड था, अमेरिका के यहूदी ख़िलाफ़ हो गए। उनकी भी पोलिंग हुई है। वो कहते हैं ये तो हमें बदनाम कर रहा है, ये तो और जो उनके सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं यहूदियों की अगर आप नुमाइंदगी चाहते हैं, सेनेटर बर्नी सैंडर्स, वो तो कहते हैं ये इसने जेनोसाइड कमिट की है नेतन्याहू ने। तो जो सबसे बड़ा इजराइल को नुकसान हुआ है कि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो अमेरिका की थी और अमेरिकन जोरी की थी वो भी उसके लिए अब कम होती जा रही है। तो एक तरफ तो उनका इलेक्शन आ गया प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और रोज़ाना जो बयान देते हैं वो एक तरफ तो जब देखते हैं वो ज़्यादा अनपॉपुलर हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक ऐसा बयान देते हैं कीमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन ये खेल लंबा नहीं चलेगा। अब जो हालात हैं सारी दुनिया के, और अब ये जब जा रहे हैं वहाँ, तो अब मैं उसका जवाब ये दे रहा था, अब मुझसे पूछ रहे थे, मैं बताऊँ चांसेस क्या है। ईरान का बुरा हाल है। ईरान में उन्होंने को 4,500 3,500 बंदा शहीद कर दिया है, तमाम लीडरशिप उनकी शहीद कर दी है। 20,000 ज़्यादा बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया है। तो नेचुरली वो भी अमन तो चाहते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन जिन शराइत पे हम प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू से कह जा रहे थे, अब तो नहीं कह रहे सरेंडर करो,
अब वो जो सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है कि ईरान ने ये साबित किया है कि आज के दौर में असिमेट्रिकल वॉरफेयर में आपके जितने मर्जी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, जहाज हों, दूसरे बंदे के पास अगर ड्रोन्स भी हो तो आपकी जिंदगी हराम कर सकता है। एक खुर्शीद साहब, जो ऑपरेशन फ्रीडम है, ड्रोन्स के अलावा मिसाइल्स भी हैं और उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है इनको, और इनके लिए आसान नहीं रहा कि ये विक्ट्री डिक्लेयर करके वहां से गायब हो जाए। जी, ऑपरेशन फ्रीडम की अगर बात करें, ये कैसे मतलब ऑपरेशन है? अमेरिका एक हफ्ते ऑपरेशन फ्रीडम अनाउंस करता है, फिर कहता है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की रिक्वेस्ट पे हमने ऑपरेशन फ्रीडम बिल्कुल खत्म कर दिया है। यानी अपना ही अनाउंस किया हुआ ऑपरेशन वो पूरा हफ्ता भी नहीं गुजरता और उसे वापस ले लिया जाता है। तो ये किस तरफ पोस्टरिंग करता दिखाई दे रहा है आपको? ये पोस्टरिंग नहीं, मेरा ख्याल है उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब ने भी शायद इनको कह दिया था कि हमारे अड्डे इस्तेमाल मत करना तुम, ये इसमें तो पाकिस्तान ने भी यही कहा था। पाकिस्तान की एडवाइस इनको सही थी और इन्होंने पाकिस्तान को अगर क्रेडिट दिया है तो मुनासिब क्रेडिट दिया है। पाकिस्तान की शुरू से ये कोशिश रही है। तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ट्रंप साहब को क्या ख्वाब आएगा, वो क्या करेंगे, लेकिन मेरा ये एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये डेफिनेट मेरा अंदाज़ा है कि कई दफ़ा छोटी छोटी गलती से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो कोई ऐसा ना हो कि रशियन रूलेट खेल रहे हैं और मामला बहुत ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी तो इंडिकेशन यही है कि ईरान का भी यही इंटरेस्ट है, अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है कि जंग ख़त्म हो। लास्टली खुर्शीद साहब, व्हाट मेक्स सऊदीया टू चेंज देयर माइंड? इससे पहले तो बेसिस उनकी इस्तेमाल होती रही, हम क्या इसमें देख सकते हैं कि एक हज फैक्टर भी आ रहा है? फिर सऊदियों ने ये रियलाइज़ कर लिया है, पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, सालिस किरदार हम एक अदा कर रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब हम मजीद बेसिस नहीं दे सकते क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, सऊदी अरेबिया की तो एक पोजीशन शुरू से है बिल्कुल फ़र्क और वाज़ेह। उन्होंने मसलन उन्होंने इसको क्या नाम है, इज़राइल को रिकग्नाइज नहीं किया अंडर इब्राहिम अकॉर्ड्स। उनकी पॉलिसी ये थी कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं आएगी, यानी कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत मुर्ज़ वजूद में आए जिसका दारुल खिलाफा ईस्टर्न जेरूसलम बैतुल मक़दस हो, वो तो शुरू से कह रहे हैं। तो उस लिहाज से उनकी पॉलिसीज़ दूसरों से मुख्तलिफ थी जिन्होंने इज़राइल को रिकग्नाइज किया, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए वो इट मेक सेंस कि तो इतना बड़ा मुल्क है, वो तो मेरा ख्याल है वो तो कोई ईरान हमसे दुगना है, वो शायद ईरान से दुगने टेरिटरी में, और दौलत भी उनके पास बहुत है, आबादी है उनकी कोई 30 मिलियन के करीब, ईरान की तो खैर 90 के करीब है। तो एक मुल्क है जिसकी आबादी भी है, पब्लिक ओपिनियन का उसको ख्याल रखना पड़ता है, और वहाँ पब्लिक ओपिनियन की वजह से ही वो कह रहे हैं कि हम इज़राइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन की रियासत मुर्ज़ वजूद में नहीं आती। तो उनकी पॉलिसी वैसी नहीं है जैसे दूसरे मुल्कों की थी। जी खुर्शीद साहब, आखिर में ये जो ऑयल प्राइसेस हैं ये गिरती है, बढ़ती है, और जो अमरीकी वेबसाइट्स हैं उसमें कहा भी जा रहा है कि ट्रंप के जो करीबी लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड करके कमा रहे हैं। तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और फिर कोई एक आध हम स्क्रिमिशेस भी देखते हैं आबनाए हुरमज़ पे, इसको आप कैसे देखते हैं? जी खुदा करे गलत हो, लेकिन बहुत से लोग यही कह रहे हैं जो आपने जिसका इशारा किया है, लोग यही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक दिन कह देते हैं अमन हो जाएगा, फिर एक मिसाइल चला देते हैं कि क्योंकि मिसाइल जब चलाते हैं तो अपने बेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। हालांकि मेरा अपना ये ख्याल है कि उनका बेस भी अब ये समझ रहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसी जंग में हमें फंसा दिया है जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो दूसरे सुदूर की तरह जंग में अमेरिका को नहीं फंसाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है ये जो बात आप कह रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट और ऑयल मार्केट, ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन ये तो ज़्यादा फैसला अमेरिकन ने करना है। क्या उनके कानून हैं, सारे हैं इसमें। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि करंटली मेरा अपना अंदाज़ा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सूट नहीं कर रहा कि ये जंग तूल पकड़े, क्योंकि उसका भारी नुकसान उनको होगा मिड टर्म इलेक्शंस में। देखें अभी तक तो लोगों का ख्याल था ना कि शायद वो लूज़ कर दें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब तो लोग ये भी इशारे दे रहे हैं कि वो कांग्रेस जो ये है सेनेट, उसमें भी उनकी 4 मेंबर जब मेजॉरिटी ख़त्म ना कहीं हो जाए, अगर वो ख़त्म होगी तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकेंगे वो।
तो मेरा ख्याल यही है कि जब तक को बहुत बड़ी बदनसीबी ना सरजद हो जाए, इंडिकेशन यही है कि इसका कोई रास्ता नहीं सिवाय डिप्लोमेटिक नेगोशिएटेड सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद नकवी साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्या इन दोनों के दरमियान मुआहिदा होगा या नहीं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।